वेलकम स्टूडेंट्स, आपका डेस्टिनी टूल्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 फिज़िक्स का, जो शुरू होता है आपका फिज़िकल वर्ल्ड से। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बच्चे आता है चैप्टर में कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि साइंस इट्स ओरिजिन। तो सबसे पहले मेन डेफिनेशन आपको ये पता होगी कि साइंस इज सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन डिटेल सो दैट इट कैन बी प्रिडिक्टेड, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड। मतलब साइंस एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी टाइम टू टाइम कर सकते हो। साइंस इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्पेकुलेटिंग फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, तो आगे पीछे जो भी एक्सपेरिमेंटल या एक्सप्लोरिंग हो रहा है वो सारा साइंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये वर्ड जो है मेन साइंस आपका कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये वर्ड हुआ है आपका ड्राइव बच्चे, ये यहाँ पे मेंशन है, ये स्काइंटिया, मीनिंग टू नो, मतलब जैसे जानना चाहोगे आप, तो वो हो गया आपका साइंस का लैटिन वर्ड जहाँ से आया है। ठीक है बच्चे, तो आगे देखते हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ ए वे टू गेन नॉलेज इन ए सिस्टमेटिक वे एंड इन डेप्थ। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड है कि आप उसका पूरा नॉलेज को गेन करने के लिए और सिस्टमेटिक और इन डेप्थ में ज़्यादा डीप में नॉलेज जानने के लिए आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन कौन से इसमें मेथड इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं बच्चे। तो कौन कौन से हैं, पहला मेथड आपके लिए है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर सिस्टमेटिक की तरफ से आप उसको ऑब्जर्व करो। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करनी पड़ती है, मैथमेटिक करके मॉडलिंग बना के भी करना पड़ता है। प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज चेक करनी पड़ती है, थ्योरीज बनाई हैं उसको प्रिडिक्शन करके वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। और स्पेकुलेशन और प्रिडिक्शन का आपको उसमें करने पड़ती है। ठीक है बच्चे, ये तो आपके आगे ये साइंटिफिक मेथड के अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड बच्चे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम आगे चलते हैं। देखो आगे बच्चे क्या लिखा है, साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी। साइंस मतलब क्योंकि अपडेट हो रही है। ठीक है, तो अपडेट टाइम के साथ आप उसको अपडेट करते जा रहे हो। ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही, मॉडिफाइड हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी कोई फाइनल थ्योरी नहीं है कि यहाँ तक की लिमिट है। द इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड प्रिजर्व perspective. John's Kepler used Tycho Brahe research on planetary motion to improve Nichols। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आती रही कि एक ने थ्योरी दी फिर दूसरे ने उसको इम्प्रूव किया, तो टाइम के साथ मॉडिफाइड होती जाती हैं। जैसे जैसे टूल्स नए नए आते हैं तो उसको अपडेट करना पड़ता है। क्वांटम मैकेनिक वर डेवलप टू डील विद एटॉमिक। देखो आपको ये तो पता है क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं ये एटॉमिक और बच्चे न्यूक्लियर फिनोमिना से डील करता है। वर्क ऑफ द अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑन न्यूक्लियर, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल दिया गया था। बिकेम बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी का बेसिस यहाँ से शुरू हुआ था, जिसको दिया था बोर्स ने। ठीक है, तो ये आपका फिर आया एंटी पार्टिकल थ्योरी आप आई। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल जो थ्योरी आई वो दी थी पॉल ने। ठीक है, वो जो किसने दी थी बच्चे, पॉल ने दी थी। तो मैं यहाँ से पहले आपको रेज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो वो पॉल ने दी थी, जिसकी डिस्कवरी किसकी हुई थी, एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, जिसको दी थ्योरी दी थी कार्ल एंडरसन ने। तो ये जो किसने डिस्कवर स्टार्टिंग की, किसने अपडेट की, किसने मॉडिफाइड की, तो वो आपको स्टार्टिंग फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा उसको रीड करना पड़ता है समझने के लिए। ठीक है, कहाँ से आई, किसने मॉडिफाइड की, फिर उसको आगे कौन लेके गया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल साइंस से। नेचुरल साइंस ब्रांच किसकी है, साइंस की है। ठीक है, कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एम्पिरिकल फॉर्मुलाज में होते हैं। 3 पार्ट आ जाते हैं इसमें नेचुरल साइंस में। ठीक है, 10th तक तो आप साइंस के अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो, लेकिन 10th के बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। कौन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड हुए थे। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स। अब आप फिजिक्स आएगा तो फिजिक्स किसके अंदर आ रहा है, फिजिक्स बच्चे, फिजिक्स की डेफिनेशन आपको होनी चाहिए। फिजिक्स स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। फिर स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर। ठीक है, तो मैटर की स्टडी है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर, इट्स मोशन थ्रू द स्पेस टाइम, जो भी इसका मोशन हो रहा है लॉन्ग विद द रिलेटेड कंसेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स, सच एज एनर्जी एंड फोर्स। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बच्चे किसकी आ गई, ये डेफिनेशन बच्चे आ गई आपकी फिजिक्स की। ठीक है, अगर आपसे कोई फिजिक्स की डेफिनेशन पूछता है तो आपने क्या बताना है कि स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड द मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। अब जो वर्ड फिजिक्स है ये कहाँ से आया बच्चे, ये ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं फुजिकी, मीनिंग नेचर। ठीक है बच्चे, तो कहाँ से ड्राइव हुआ बच्चे वर्ड, ग्रीक वर्ड है फुजिके, जिसका मतलब क्या, नेचर।
ठीक है, 2 प्रिंसिपल अप्रोचेज़ अपनाई जाती हैं जब भी फिज़िक्स में, कौन-कौन सी? यूनिफ़िकेशन और रिडक्शन। तो यूनिफ़िकेशन क्या होती है बच्चे? द अप्रोच कंसीडर ऑल द वर्ल्ड्स फिनोमेना एज़ ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। एग्ज़ाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज़ बोथ टू ए फॉलिंग एप्पल फ्रॉम ए ट्री एज़ वेल एज़ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म भी आपने पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म वर्ड में ही पता है आपको, ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा आपका आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? दिस अप्रोच टू ड्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए आपको रिडक्शन करना होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी, उसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वो चीज़ को आपको छोटा उसके ब्रेक्स करके उस पे स्टडी करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल, टेम्परेचर स्टडी अंडर थर्मोडायनामिक्स आल्सो रिलेटेड टू एवरी काइनेटिक। तो जो थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर आ रहा है, वही फिर काइनेटिक केटीजी में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें थी यूनिफिकेशन की, रिडक्शन, ठीक है बच्चे? अब हमने पढ़ना पड़ेगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। इम्पैक्ट और यूजेस ऑफ फिजिक्स है क्या? It can explain a phenomena happening over a large magnitude with simple theory. Experimental observation are used to develop new theories for unidentified phenomena and improve old theory। मतलब ओल्ड थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए बार बार रिसर्च हो रही है, नए नए थ्योरीज आ रही हैं, मॉडल्स पास हो रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस, यूज़ ऑफ, मतलब नए नए ऑब्जेक्ट डिवाइसेस भी आ रहे हैं, इससे थ्योरी को अपडेट भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पैक्ट और उसके यूजेस हैं। स्कोप क्या है? अब बात आती है स्कोप की। स्कोप देखो, स्कोप क्या है? इट कवर्स क्वांटिटीज़ विद लार्ज मैग्नीट्यूड है, हाई है, इतना मतलब इतने ज़्यादा को कवर कर रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में बाहर की स्टडी करनी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, सिमिलर द रेंज ऑफ द स्केल 10⁻-22 टू 10 की पावर, छोटे से और बड़े की 10⁻18, और मास -30 से लेके 10 की पावर में 10 की पावर 35 तक आप इसको, ठीक है, 10 45 kg। फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑन इट्स स्कोप। स्कोप के हिसाब से बच्चे फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई, कौन कौन सी? पहला आ गया आपका क्लासिकल फिजिक्स, और दो मॉडर्न फिजिक्स के नाम आपने सुने ही होंगे पहले, नहीं सुने तो नोट कर लो। क्लासिकल फिजिक्स हमेशा मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना पे होती है, और जो मॉडर्न होती है माइक्रो। तो मैक्रोस्कोप आ गया आपका, फिर क्लासिकल मतलब बड़े लेवल पे, और मॉडर्न वाली जो है छोटे से छोटे से छोटा है पे आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है बच्चे? तो ये आ गया आपके स्कोप के हिसाब से फिजिक्स का। अब मैक्रोस्कोप में क्या क्या होता है देखते हैं। तो मैक्रोस्कोप में आपका आ जाता है बच्चे, सबसे पहले मैक्रोस्कोप में आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? बेस्ड किस पे मैकेनिक्स? ये देखो, मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस पे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, ठीक है। इट कंसर्न विद मोशन, इक्विलिब्रियम पार्टिकल्स, रिजिड डिफॉर्म बॉडीज, जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे ये तीन, ठीक है। मैकेनिज्म से प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट बाय द इजेक्टिंग गैसेज, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है गैसेस को नीचे थ्रस्ट लगा के। दूसरा आ जाता है वाटर, साउंड वेव्स, इक्विलिब्रियम एंड बेंट रॉड अंडर ए लोड, ठीक है। दूसरा आ जाता है बच्चे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये किससे डील होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। एग्जांपल आ जाए मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और रिस्पांस ऑफ द एसी वोल्टेज में, प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो आयनोस्फीयर में, ठीक है बच्चे। फिर ऑप्टिक्स में आ जाता है ये पार्ट। ऑप्टिक्स में क्या आएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। ये बच्चे आपके ये टॉपिक आप पढ़ोगे किस में, कौन सी क्लास में? 12th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी 12th का हो जाता है पार्ट आपका, 12th में, 12th की फिजिक्स में। यह आपका 11th में आ जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो हीट इंजन हो गया, ये आपकी इसी 11th के आ जाता है, 11th के चैप्टर में आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद बच्चे आ जाता है, देखो, उसके बाद ये आ जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमेना ऑफ, ये छोटे लेवल जैसे एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, ठीक है बच्चे। तो ये इट आल्सो डील्स विद, देखते हैं, इट आल्सो डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ प्रोब्स लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ भी डील हो गया। क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू हैंडल, अब इसके लिए कौन सी थ्योरी बनाएगी बच्चे? क्वांटम थ्योरी बनाएगी डील करने के एटॉमिक, मॉलिक्यूलर को, ठीक है। तो ये मेन आ जाता है आपको। अब आपको पता लग गया होगा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या-क्या चीज़ें डील होती हैं, ठीक है बच्चे? तो हम आगे चलते हैं। फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेस करने के लिए? प्रोग्रेस करने के लिए 4 फैक्टर कौन-कौन से? क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलोंग विद क्वालिटेटिव एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट,
अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच भी देखनी पड़ती है, और एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकस ऑन एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, तो ये 4 है मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेस और फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाइपोथेसिस, एक्सिम और मॉडल्स। ठीक है, अब ये इसमें फ़र्क क्या है ये देखना है, ये मेन आ जाता है आपका। ठीक है, कई वर्ड आते हैं देखो। उसके बाद ये क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, सुपरविजन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू। ठीक है, हाइपोथेसिस मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया आपने, इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन वेरीफाइड। तो एक्सपेरिमेंट कर करके ये प्रूव नहीं होता, लेकिन ये वेरीफाइड किया जाता है कि सही है कि नहीं, हमने जो सुपर मतलब किया हुआ है, सोचा है कि वो थ्योरी के बारे में, तो वो होता है कि आपको वेरीफाइड किया जाता है एक्सपेरिमेंट को कर करके। ठीक है, एक्सियम क्या होता है, एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन। ये मतलब, तो एक्सियम मतलब आपको उसको वो 100% सेल्फ एविडेंट खुद बता रहा है कि वो सही है। ठीक है, उसके लिए कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ठीक है, वो होता है एक्सियम। मॉडल इज ए थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। मॉडल क्या होता है, मॉडल इज ए जो थ्योरी है, मॉडल मतलब आपका मॉडल बनाया और वो खुद उसके लिए आप थ्योरी बनाते हो, फिर वो थ्योरी और वो मॉडल एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इज द बेसिक ऑफ फिजिक्स वेयर द नंबर ऑफ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन। अजम्पशन मतलब कोई भी लॉ करने के लिए आपका कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ अज्यूम करना पड़ता है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स में जो आपको हेल्प करता है, तो ये आ गया अजम्पशन। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आ जाती है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन होगी। स्टीम इंजन डेवलप हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन आफ्टर इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, न्यूरॉन इंड्यूस फ्यूजन ऑफ इसके कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये हुआ, ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजिकली है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है बच्चे, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। कौन कौन सी फंड ये बच्चे आती, पहले आती ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मासेस। मतलब दो मासेस होंगे, ठीक है, उन दो मासेस के बीच में, दो मासेस, मासेस मतलब दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्सेस होगी, ठीक है, वो उसको म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकल के आएगी उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, वो कौन सी हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है। यूनिवर्सल फोर्स होती है, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, 2 मिनट इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये आपकी वो फिगर दी हुई है, ये ट्री है जिस पे फ्रूट लगा हुआ है, और ये आपका सोलर सिस्टम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काजेज एप्पल टू फॉल एज वेल एज प्लैनेट्स टू रिवॉल्व। तो ये प्लैनेट जो आगे पीछे रिवॉल्व हो रहे हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो फ्रूट या एप्पल नीचे गिर रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो फोर्सेज लग रही है इस फिगर के हिसाब से, वो कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा याद रखना, ये आपका चार्जेस के बीच में लगेगी। ठीक है, चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन होगी, अनलाइक चार्जेस, और रिपल्शन होगी अगर लाइक चार्ज, मतलब प्लस प्लस हुआ, ठीक है, चार्जेस के बीच में दोनों सेम प्लस प्लस हुए, तो दोनों क्या हो गए, लाइक चार्जेस हो गए, तो वो क्या करेंगे बच्चे, रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो वो आना था। ठीक है, तो चार्जेस इन मोशन, अब चार्ज जब चल पड़ा तो वो क्या, कौन सी उसमें फोर्स एक्टिव हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी, इसलिए उसको क्या कहते जाते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है बच्चे। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ आया कि चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, उसमें फोर्स कौन सी होगी बच्चे, उसमें फोर्स होगी जो आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन की वजह से, और जो मोशन में होगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं, ये देखो, ये आपका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये वाला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है बच्चे, फिगर भी देख लो, ये आपके चैप्टर आपको 12th में मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेक्स्ट आता है, ये अट्रैक्टिव होता है बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इक्वली बिटवीन द प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में होती है, इक्वली होती है। रिसेंट डिस्कवरी शोज अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक क्वार्क्स, ये वर्ड मेन है। ठीक है,
रिसेंट स्टडी क्या बता रही है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिल्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसका नाम है, कहते हैं क्वार्क्स। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन बना के बनता क्या है, क्वार्क्स बनता है। ठीक है बच्चे, और ये फिगर मॉडल होगा, आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा, लिथियम एटम का ये दिया गया। ठीक है, इसमें ये देखो, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये जो मिल के बना हुआ है अंदर, ठीक है, इसमें कौन सी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनी हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वीक, अगर नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसे होता है कि दिस फोर्स अपीयर ऑन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होते हैं, जैसे बीटा डिके होगा न्यूक्लियस में। तो बीटा डिके क्या होता है, न्यूक्लियस एमिट्स इलेक्ट्रॉन करेगा, जैसे ये सपोज करो आपका हाइड्रोजन का है, एक इसमें से बीटा डिके हो गया। तो बीटा डिके होने से क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर क्या हो गया, एच से बन गया आपका हीलियम। कैसे बना कि बीटा डिके में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन को मीट कर देता है, मतलब एक बीटा निकला मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो किसके वो बन क्या गया, एन अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ निकाली किसने थी, ये पॉली ने निकाली थी। किसमें, कितने सन में, 1931 में, 1931 में डिस्कवर किसने किया था, पॉलियन ने किया था वीक न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, बीटा डिके ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट, बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रुको, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये टेबल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ग्रेविटेशनल फोर्स है, रेंज आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी हुई है, रेंज कितनी देखो, इन्फिनाइट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितने भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू देखो कितनी होती है, -30 होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, वेरी शॉर्ट होती है। और ये कहाँ पे ऑपरेटिंग, कहाँ पे, न्यूट्रिनो, अभी हमने ऊपर पढ़ा न्यूट्रिनो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इसकी रेंज इन्फिनाइट होती है, वैल्यू 10⁻⁻² होती है, और ये चार पार्टिकल्स के बीच में होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 होती है। एक्टिव स्ट्रेंथ मतलब रेंज देखो शॉर्ट न्यूक्लियर में होगी, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एक्टिव होती है। ठीक है बच्चे, अब ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस और अचीवमेंट क्या क्या हुई हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यूनिफाइड क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब देखो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़, देखो जो मेन है, फिजिकल गिव लॉज टू समराइज इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमिना अकरिंग इन द यूनिवर्स। तो जो कौन कौन सी कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहे, किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसको कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, बट टोटल में द टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो उसको कहते हैं, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन टोटल जो आ रही है कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। और हमेशा याद रखना कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ क्या रहती हैं, स्केलर होती हैं, वेक्टर भी होती हैं। अब स्केलर में कौन सी होती हैं, एनर्जी आ गई एग्जाम्पल में, और वेक्टर में टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गई। तो ये आपका मेन है, स्केलर और वेक्टर का ये ध्यान रखना। कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और एक चीज़ और है, कंजर्व्ड में आपका स्केलर भी होता है, और स्केलर में आ जाता है आपका एनर्जी, और वेक्टर में क्या आ जाता है, टोटल मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे ये देखो बॉल है, इस बॉल हाइट पे है, तो हाइट पे आगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, जैसे रिलीज हुआ तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या रही, सेम रही, तो ये कंजर्व क्वांटिटी बन गई। उसके बाद आता है बच्चे कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में क्या होता है कि ये एक हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंट होता है, जिसको प्रूव नहीं किया जाता, लेकिन वेरीफाइड किया जाता है एक्सपेरिमेंटल से। ठीक है, तो क्या होता है देखो कि द एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम एंड कन्वर्ट फ्रॉम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये यहाँ पर क्या हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, नीचे आया तो ये देखो आफ्टर हीटिंग था, तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी और साउंड, साउंड भी आएगी। तो एयर से क्रॉस होते आ रहा है, तो स्ट्राइक करने पे हीट एनर्जी भी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ठीक है, तो एक कंजर्वेशन लॉ कन्वर्ट हो गया इसको कहते हैं। ठीक है, तो लॉज कहता क्या है और प्रिंसिपल कहता क्या है, वो देखते हैं एक मिनट। ठीक है, तो लॉज क्या कहता है बच्चे, वो देखते हैं। लॉ कहता है कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम अमॉन्ग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इफ़ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब टोटल बाइंडिंग मतलब जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उसकी एनर्जी कम है, जो बाइंडिंग प्रोडक्ट बाद में बना है
तो वो इसमें मतलब जो एनर्जी निकलेगी वो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स हीट बाहर निकलेगी। अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, मतलब जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी पहले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाए, तो एंडोथर्मिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एंडोर एक्सो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, सिंस द एटम्स आर मेयरली रीअरेंज बट नॉट डिस्ट्रॉय, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट सेम एज द टोटल मास ऑफ द, ये तो पता आपका कि कंडीशन रहनी चाहिए कि टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो सेम रहना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यही क्वेश्चन भी आपको पता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ये आइंस्टाइन की थी थ्योरी। ठीक है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि ये लॉज जो हैं टर्म्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन सा, सिमेट्री ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस। ठीक है बच्चे, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेता हूँ। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस प्रेफर टू डायरेक्शन में अंडरलाइंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस, ठीक है, आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस ही मेंशन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसके अंदर ही आता है आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस। ठीक है बच्चे, तो होप आपको ये पहला लेक्चर आपको समझ आया होगा, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स की 11th को शुरू करने से पहले फिजिकल वर्ल्ड कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट समझने होते हैं, हाइपोथेसिस क्या थे, बड़े कुछ मेन टर्म हैं। ठीक है, डिस्कवरी क्या कैसी हुई, कैसे मॉडल ये मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद आपका जो मेन बेसिक आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके कैसे कहाँ से कैसे डिवाइड हुई साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका लेक्चर में फर्स्ट बना 11th के लिए। ठीक है बच्चे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।